Welcome students. Today our topic is structure of chromosome for BSc part 1. आप देख रहे हैं चित्र में कि क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र ये न्यूक्लियस में पाए जाने वाले तंतु समान स्ट्रक्चर्स होते हैं और सेल डिवीजन के समय ही दिखाई देते हैं। तो ये आनुवांशिक या हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं, इनमें जीन्स होते हैं। तो आज हम ये जान गए हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है, किंतु डीएनए कहाँ पाया जाता है ये जानना जरूरी है। तो डीएनए के बारे में जानने के लिए क्रोमोसोम के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि क्रोमोसोम ही डीएनए का या जीन्स का कैरियर होता है। तो कोश सेल की जो इंटरफेज की अवस्था होती है उसमें तो ये दिखाई नहीं देते, क्रोमोसोम लंबे लंबे धागे की तरह रहते हैं क्रोमेटिन जाल के रूप में। किंतु जब सेल डिवीजन होता है तो ये एनाफेज की अवस्था में, अब आप देखिए एनाफेज की अवस्था में ये हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंग 1879 इन्होंने इसकी उपस्थिति के बारे में बताया और इसको नाम दिया क्रोमैटिन। फिर सटन एंड बोवरी 1902 में इन्होंने क्रोमोसोम्स के वर्क का अध्ययन करा और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी बताया। अब अगर इसका नंबर देखें तो हर एक जाति में, जो जीवों की जाति है जैसे एनिमल्स भी और प्लांट्स भी, दोनों में क्रोमोसोम्स का नंबर फिक्स होता है, निश्चित होता है, समान संख्या में होता है। किंतु जो विभिन्न अलग अलग जातियां हैं उनमें अलग अलग होता है। शेप और साइज देखें तो अलग अलग जाति के जीवों में गुणसूत्र भिन्न भिन्न आकृति और आमाप के पाए जाते हैं। अब अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर मुख्य जो पार्ट पाए गए हैं वो निम्नलिखित पार्ट है, जो आप चित्र में भी देखते जाइए। सबसे पहले देखेंगे पेलिकल, तनुत्वक। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर डार्लिंगटन नामक साइंटिस्ट ने 1935 और रिस 1945 में हालांकि इसको कहा कि भाई ये इसकी उपस्थिति की प्रमाणता को इन्होंने खंडन किया, किंतु फिर भी वैज्ञानिकों ने बताया कि एक आवरण होता है क्रोमोसोम पे जिसको पेलिकल कहते हैं। फिर नंबर 2 है मैट्रिक्स। तो क्रोमोसोम में एक जेली के समान पदार्थ भरा रहता है, पाया जाता है उसके आवरण के भीतर, और इस पदार्थ के अंदर क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। लेकिन ये जो पदार्थ है ये एक्रोमेटिक है, इसमें जीन्स नहीं होते। तीसरा है क्रोमोनिमेटा। तो प्रत्येक क्रोमोसोम में दो क्रोमोनिमेटा या दो उप इकाइयां पाई जाती हैं, जिनको क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों सेंट्रोमियर से जुड़े हुए देते हैं और उस जगह पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं उसको, और एक दूसरे से लिपटे हुए सुपर इम्पोज्ड अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो इनको क्रोमोनीमा नाम दिया। और जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक ही रचना है, मतलब एक जैसे ही होते हैं, और इनमें कॉइलिंग पाई जाती है। ठीक है, तो कॉइलिंग अगर पाई जाती है तो आप देखो दो प्रकार की है, एक तो पैरानेमिक कॉइलिंग होती है, एक प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग होती है। जो पैरानेमिक होती है वो तो साथ साथ चलती है दोनों तंतुओं में। ठीक है, और ये एक उभार और गर्त ऐसे बनाते हुए चलती है, तो इसको तो सरलता से हम अलग कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी वाली कॉइलिंग है जिसको प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग बोलते हैं, ये अंतर्ग्रंथिल होती है, इंटरवाइंड, एक दूसरे से सरलता से अलग नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मियोसिस के समय में क्रोमोसोम्स में इस प्रकार से कॉइलिंग
देखी जाती है। फिर हम देखेंगे कि क्रोमोमियर्स क्या हैं। तो हमने अभी देखा इस चित्र में, देखिए राइट हैंड साइड में, कि क्रोमोनीमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उनके ऊपर जैसे मोती होते हैं ऐसे एक परफेक्ट डिस्टेंस पे गोल गोल आकृति के क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्रोमोमियर्स होते हैं, अगर इनको स्टेन करते हैं तो ये डार्क स्टेन्ड होते हैं। और इनमें वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्रोमोमियर हैं ये कुंडलन से बनी हुई होती है और इनमें जीन्स होते हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आप चित्र में देखते जाइए, प्राथमिक संकीर्णन। तो मेटाफेज या एनाफेज की अवस्था में ये साफ दिखाई देती है और स्टेन करने पर हल्की लाइट स्टेन लेती है, अल्परंजित होती है और प्रत्येक विशिष्ट क्रोमोसोम में विशिष्ट स्थल पर ही पाई जाती है। ठीक है, तो इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ये काइनेटोकोर भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम इसको देखते हैं, ये देखिए, तो ये ट्रायलैमिलर रचना है। बाहर सघन स्तर, बीच का कम सघन स्तर और अंतर वाला भी सघन स्तर। ठीक है, और सेंट्रोमियर में जो डायमीटर है डीएनए का वो 230 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है और इसमें 5 से 7 क्रोमेटिन तंतु गुजरते हैं। ये क्या सेल डिवीजन के समय ही क्रियाशील एक्टिव होता है, बाकी के समय में ये एक्टिव नहीं होता। और सेंट्रोमियर की जो संख्या है इसमें भिन्नता पाई जाती है। तो अगर जैसे मोनोसेंट्रिक अगर एक हो सेंट्रोमियर, डायसेंट्रिक जब दो हों, पॉलीसेंट्रिक दो से अधिक हों, या एसेंट्रिक, तो जो एसेंट्रिक का मतलब उसमें सेंट्रोमियर नहीं है, ये अस्थायी क्रोमोसोम्स होते हैं जो बाद में नष्ट हो जाते हैं, ये किसी रीजन से क्रोमोसोम से अलग हो जाते हैं और इनसे इनके थ्रू ही स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, तो अपने अपने ध्रुव पर खींच कर जाते हैं। अगर सेंट्रोमियर नहीं होगा तो जो माइटोसिस या मियोसिस की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अलावा कि जो सेंट्रोमियर की स्थिति के अनुसार जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर है, गुण सूत्र पर सेंट्रोमियर की स्थिति के अनुसार ये निम्न प्रकार के हैं, आप चित्र में देखते जाइए। अग्रबिंदु एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, फिर इसमें अगर दूरस्थ अवस्था में होता है जो सेंट्रोमियर है, टीलोसेंट्रिक के अंदर अंतिम छोर पर होता है सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक में एल आकार का क्रोमोसोम बनाता है, एक आर्म बड़ा एक छोटा, और मेटासेंट्रिक में दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब हम देखेंगे फिर इसमें कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है। इसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है क्रोमोसोम में। क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर के अतिरिक्त भी एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है जिसको द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं, और ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोलस के पास में होता है, हीट्रोक्रोमैटिक पार्ट है। फिर है, आप चित्र में देख रहे हैं, सैटेलाइट अनुषंगी, तो सेकेंडरी द्वितीयक संकीर्ण से आगे अगर क्रोमोसोम का भाग है तो उसको सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। ये लंबी होती है और घुंडी के आकार की नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और सामान्यतः जो है जीन्स में क्रोमोसोम में सेट गुणसूत्र होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि ह्यूमन बीइंग के जीनोम में 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोसोम, ये इस पे सैटेलाइट पाया जाता है। और इसमें जो सैटेलाइट वाला रीजन होता है इसमें डीएनए की मात्रा कम होती है और बाकी का हिस्सा इसका क्रोमोसोम ऐसा ही होता है, स्पाइरल। ठीक है, फिर नंबर 8 है टीलोमियर। तो क्रोमोसोम के अंतिम भाग या दूरस्थ पार्ट का जो हिस्सा होता है इसको टीलोमियर कहते हैं। यहाँ आके डीएनए का जो सिरा है
वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने ये देखा क्रोमोसोम के बारे में। तो अगर आप इन शॉर्ट देखेंगे क्रोमोसोम को, तो दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होती है, दो आर्म्स होते हैं और दोनों सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, और इनके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो हिस्टोन प्रकार के प्रोटीन होते हैं। यानी इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, अब हम देखेंगे गुणसूत्रों का रासायनिक संगठन। तो क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए होते हैं, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, दो प्रकार के हो गए। तो अगर केमिकली देखें तो नंबर 1 डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है 90% होते हैं। इनमें डीएनए 45% होता है, हिस्टोन प्रोटीन 55% होता है। सेकंड पार्ट है अवशिष्ट प्रोटीन्स, यानी रेजिडुअल प्रोटीन्स। रेजिडुअल प्रोटीन में आरएनए 12 to 14%, डीएनए 2 to 3% और रेजिडुअल प्रोटीन 83 to 88% होता है। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम का जो अधिकतर भाग है वो डीएनए का लगभग 35 से 45% हिस्टोन प्रोटीन के साथ बना होता है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये बेसिक प्रोटीन होता है, लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड्स होते हैं इसमें, और ये प्रोटीन का 55% भाग बना लेते हैं। ठीक है, और 10% रेजिडुअल पार्ट होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, अब डीएनए प्रोटीन्स के साथ साथ इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस भी पाए जाते हैं, और डीएनए और आरएनए का रेशियो होता है 40:1। हिस्टोन प्रोटीन अगर देखें तो ये 5 प्रकार के होते हैं, H2A, H2B, H1, H3, H4। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये 10 से 20 प्रकार के पाए जाते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 11,000 से 21,500 तक होता है। और क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का जो स्केलेटल पार्ट है, कंकाल भाग है, वो तो बना होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स से बंधा हुआ रहता है, और इसको बांधने वाले जो सॉल्ट के आयंस होते हैं, जो सॉल्ट आयनिक फॉर्म में होता है, वो इनको बांधे रखता है। तो डीएनए और प्रोटीन के मध्य में फॉस्फेट बॉन्ड पाई जाती है, और कुछ मेटालिक बॉन्ड्स होती हैं जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, और डीएनए की ये जो मात्रा है इसको नापने का जो वो है यूनिट है वो पिकोग्राम कहलाती है। तो इस प्रकार हम ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम वाला चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स।